Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine at home. And guys, मैं हूँ करण भट्ट और यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th एसएस की अगर बात करें तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर 18 पे पहुँचे हुए हैं जिसका नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट। गाइस, इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो प्राइस राइज और कंज्यूमर अवेयरनेस वाला पूरा चैप्टर है उसमें प्राइस राइज क्या होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे लानी चाहिए, इन सब बातों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर। सबसे पहला कि प्राइस राइज जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स में से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर बात करें कि अगर कांस्टेंट प्राइस राइज जो होता है, डेफिनेशन की बात करें कि प्राइस राइज की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एट अ हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज। ठीक है, मतलब कि किसी एक हमारी इकोनॉमी है उसमें किसी गुड्स या सर्विसेज या किसी कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसमें कांस्टेंट और कंटिन्यूस राइज हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो अभी प्राइस राइज फील कर रही है। ठीक है, लेकिन गाइज हमेशा प्राइस राइज जो है वो गलत नहीं होता। प्राइस राइज के साथ हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है कि चलो प्राइस बढ़ी लेकिन 5-6 सालों के लिए आपकी प्राइस मेंटेन रहती है, वही की वही प्राइस मेंटेन रहती है। तो प्राइस राइज प्लस स्टेबिलिटी ये दोनों जब मेंटेन होते हैं तब आपकी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल प्रूव होती है। ठीक है, ये जो आपको थर्ड लाइन में दिखने का कि जब प्राइस राइज अलोंग विथ स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। अब जनरली ये जो प्राइस राइज होता है उससे क्या क्या इफेक्ट आती है हमारी इकोनॉमी में। तो सबसे पहला तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनके जो प्रॉफिट है वो आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। अब ऐसा क्यों? प्राइस राइज हो रही है तो प्रोड्यूसर्स ने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया होगा वो जब मार्केट में सेल करेंगे तो पहले उन लोगों को जो 25 रुपये में चीज़ बिकती थी उसके ऊपर आप समझ लो कि उनका कॉस्ट था टोटल 10 रुपये, तो 15 रुपये उन लोगों का प्रॉफिट होता था। लेकिन प्राइस राइज होने की वजह से ये 25 वाली चीज़ आपको 30 में बिक रही है। तो अभी भी कॉस्ट तो हमारा 10 है, लेकिन वो जो 20 रुपये 10 + 20 यानी 30 रुपीज़ जो अब हुआ वो 20 रुपीज़ एक्सेस जो आपका मिला वो आपका प्रॉफिट हुआ। और ये कितना, एक प्रोडक्ट एक यूनिट पे 5 रुपये प्रॉफिट, तो आप समझ लो कि बहुत बल्क में होता होगा, तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देता है। तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होता है। उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ उन्हें, उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो हो सकता है कि एक नया यूनिट भी ओपन कर सकते हैं अपने बिजनेस का। समझ रहे हो आप? तो मतलब कि आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आप सोचेंगे कि चलो एक नई फैक्ट्री लगाई जाए कहीं पे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक नए सिटी में जाके आप अपना बिजनेस शुरू करो। उसके बाद आता है कि एंकरेजमेंट फॉर अ न्यू इन्वेस्टमेंट। मतलब कि यहाँ पे अगर वो इंसान, मतलब कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट जैसे उनको होता है, वो अगर कोई नया यूनिट नहीं खोलना चाहता तो वो एक एक चीज़ ये कर सकता है कि वो अपने जो पैसे है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, और उससे जो उसे फ्यूचर में या फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में जो उसके लाभ होने वाला है, जो उसको प्रॉफिट होने वाला है, वो उसका एक एक्सिस इनकम आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट के कारण जो है वो हमारी जो वेज रेट होती है एम्प्लॉयमेंट की वो भी इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों? प्राइस राइज इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो जो एम्प्लॉय है वो अपनी आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा डिमांड करेगा। दूसरी एक चीज़, अगर एम्प्लॉयर्स मतलब जो कि प्रोड्यूसर्स है उन्हें अगर अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखने के लिए उन लोगों की सैलरीज बढ़ा देंगे, और इस तरह से आपका वेजिस में भी आपको प्राइस राइज देखने को मिलेगा। और जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो डेफिनेटली लोगों का SOL यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपलिफ्ट होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर एक फैमिली का अपलिफ्ट होगा तो एक फैमिली से पूरी सोसाइटी का होगा, सोसाइटी से पूरे स्टेट का होगा, और स्टेट से देश का होगा। तो इस वे में आपका पूरा देश का भी एक टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइस राइज के बाद होगी। मतलब अगर प्राइस राइज होती है तो आपको इन सारी चीज़ों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे
एक सिचुएशन है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। मतलब कि व्हेन देर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज invariably and continuously at high rates, then the production of intensious commodities and services do not increase, but supply of money increase speedily. This excessive amount of money is used on comparatively less commodities, and this kind of price rise condition is called inflationary situation. अब मैं ये ऐसे ही पढ़ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि जब आपका कमोडिटीज़ और सर्विसेज की जो प्राइस है उसमें नोटिसेबल इंक्रीज होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होता है। इनवेरिएबली मतलब उसका टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता कब होता है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा वापस हो गया कभी कम हुआ, कभी स्टेबल रहता है। तो जब ऐसा आपको फ्लो देखने को मिलता है और आपकी जो भी गुड्स है जो भी सर्विसेज है उसमें नोटिसेबल उसकी प्राइस इंक्रीज होती है और ये प्राइस इंक्रीज बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो ऐसी जो एक्सेसिव अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी उस पर, उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है कि हर एक चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ने लगती है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि समझ लो कि अभी आपके पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये से आप मैगी का एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये है और उस 100 रुपये से आप मैगी के 20 वाले 5 पैकेट खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपके पास जो मैगी का दाम है वो बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस के कारण। तो वो जो 20 का प्राइस था वो 25 होने लगा। तो पहले जो 100 रुपये में आप 5 पैकेट खरीद पा रहे थे, अब वही 100 रुपये में आप कितने खरीद पाओगे, सिर्फ चार खरीद पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो आप कह सकते हो कि जो परचेजिंग पावर है, मतलब 100 रुपये में पहले आपको 5 पैकेट मिलते थे लेकिन अभी 100 रुपये में आपको सिर्फ 4 पैकेट मिलेंगे। तो आपके पैसों की यानी कि मनी की वैल्यू डिक्रीज हुई, जबकि सामने कमोडिटी या गुड्स कोई था उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस इंक्रीज को हम लोग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कहते हैं। सेम चीज़ अगर समझ लो कि पेट्रोल में इंक्रीज होता है, आप लोगों ने बहुत बार नोट किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम देखो कभी तो देखना कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, समझ लो कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 5 रुपये से इंक्रीज हुई, तो इमिडिएटली विद इन 1 मंथ आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे मिल्क है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, जो हमारे वेजिटेबल्स है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, और बाकी जो भी स्टेशनरी वगैरह XYZ जितनी भी सारी चीज़ें उन सारे की सारी का प्राइस इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो मैंडेटरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हर एक चीज़ें हमारे घर में तो बनती नहीं है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो वो हमारे यहाँ पे आप पहुँचती होगी। समझ लो कि अमूल का जो दूध है वो अहमदाबाद में बन रहा है, तो अहमदाबाद से उसे राजकोट ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक या तो बस या तो फिर ट्रेन या प्लेन वगैरह की आवश्यकता रहेगी। तो ये सारे मशीन्स चलते किससे, ट्रक बस ट्रेन वगैरह चलते किससे, पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं। तो अब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो कॉस्ट होगा वो जो प्रोड्यूसर है जो अमूल वाले हैं वो अपने कंज्यूमर से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 25 की थैलियाँ मिलती थी आपको अब मिल जाएगी वो 27 की, 2 रुपये बढ़ गए। तो इस वे में आपका पूरा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आपकी लाइफस्टाइल पर एक एक अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अभी हमें जाननी है, हमें रीज़न ऑफ प्राइस राइज जानना है, फिर ये इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई, ये सारे रीजंस है कि भाई प्राइस राइज कैसी होती है, ठीक है, और क्यों होती है। ये हम लोग अगले सेशन में देखने वाले हैं। ये हमारा पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन का सेक्शन था। तो जैसे ही आपने समझा कि प्राइस राइज क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे जो प्राइस राइज होते हैं उसके रीजंस क्या है, ठीक है। गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरा चैप्टर पूरी बुक हम लोग ऐसे ही कवर अप करने वाले हैं, और साथ में मैं आपको इसी वीडियोस में जैसे ही इसकी नोट्स बन जाती है मैं आपको नोट्स भी इसकी डिस्क्रिप्शन में पहुंचा दूंगा, और आप उसे चेक करके अपने जो नोट्स है वो भी, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है तो मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।